हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेभी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। मैं आर के शर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर रात 8 बजे एसएससी 2020 के लिए जीके जीएस की फुल डिस्कशन के साथ की प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, जिसमें 5000 क्वेश्चनों का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। अब तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लिए हैं जीके जीएस की। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं हमारे चैनल पर या पहली बार विजिट किए हैं, तो जितनी भी क्लास छूट गई है आपकी 5 प्रैक्टिस सेट, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जितनी भी क्लास हमने कराई है, चाहे मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे जीके जीएस की, जितनी भी अब तक क्लासेस हो चुके हैं उनके वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना के प्लेलिस्ट सेक्शन में ऐड कर दिया है। वहाँ जाकर आप चैनल पर सारे क्लास रिकवर कर सकते हैं। टाइमिंग जान लीजिए, सुबह 10 बजे मैथ्स और रीजनिंग होता है और रात 8 बजे डेली जीके जीएस की क्लास होती है। और मैं आपके लिए हर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स लाता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पीडीएफ और बुक मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जी। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हर रोज़ हम क्या करते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम कराते हैं क्वेश्चन को पूरा सोल्व करवाते हैं जी। पूरा क्वेश्चन को सोल्व करवाते हैं एक बार में, और उसके बाद हम लोग अंत में डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन कब करते हैं? डिस्कशन करते हैं अंत में। तो आप लोग पहले सारा क्वेश्चन देखें और उसके बाद अंत में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप मेरे साथ पूरा क्लास में बने रहें ताकि आपको डीप नॉलेज मिल सके। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल मार्ग पनामा नहर से नहीं गुजरता है? ऑप्शन ए लंदन होनोलुलु, बी न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को, सी न्यूयॉर्क ब्यूनस आयर्स और डी न्यूयॉर्क सिडनी। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि न्यूयॉर्क ब्यूनस आयर्स। अब हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और गुजरात, बी महाराष्ट्र और कर्नाटक, सी कर्नाटक और केरल, डी केरल और तमिलनाडु। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ करंट अफेयर्स चलते हैं, सुबह 6 बजे अपलोड हो जाते हैं करंट अफेयर्स। तो आप लोग करंट अफेयर्स सुबह देखना ना भूलें। यहाँ से आपको फुल डिस्कशन के साथ, ठीक है ना, फुल डिस्कशन के साथ मिल जाएगा आपको। यहाँ पर पूरा विस्तार में डिस्कशन दिया रहता है, तो आप इसको देखना ना भूलें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 54 है, मड आइलैंड का निकटतम शहर है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी मुंबई। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मुंबई। अब हम लोग चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए सैडल चोटी, बी थुइलर पर्वत, सी दिया ओलो पर्वत, डी कोयाले पर्वत। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सैडल चोटी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को करेंगे। संविधान के अंतर्गत ऑप्शन ए
प्रशासनिक व पुलिस दो प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। बी भारतीय व प्रांतीय दो प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। सी अखिल भारतीय, केंद्रीय व क्षेत्रीय तीन प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। डी अखिल भारतीय, केंद्रीय व राज्य तीन प्रकार के नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अखिल भारतीय, केंद्रीय व राज्य तीन प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर चलते हैं जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, बी सर्वोच्च न्यायालय को, सी संसद को, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 58 नंबर पर। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए कोई भी एक केंद्रीय मंत्री, बी उस राज्य का राज्यपाल जहां केंद्रीय परिषद की बैठक होती है, सी उस राज्य का मुख्यमंत्री जहां क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है, डी सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य का मुख्यमंत्री। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कोई भी एक केंद्रीय मंत्री। अब हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्र बैठक में सबसे बड़े राज्य का राज्यपाल, सी उपराष्ट्रपति, डी केंद्रीय गृह मंत्री। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना, ऑप्शन ए नागरिक अधिकार, बी सामाजिक अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी राजनीतिक अधिकार। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन ए जनता, बी संविधान, सी विधानसभा, डी संसद। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि संविधान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन करेंगे। बिहार विधानसभा में सदस्यों की बैठक है, संख्या है, सदस्यों की संख्या है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए 324, बी 243, सी 229, डी 226। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 243। अब क्वेश्चन 60 नंबर करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी महाभियोग द्वारा, डी न्यायालय में ट्रायल द्वारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि महाभियोग द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जी। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का राष्ट्रपति, सी उस राज्य का राज्यपाल, डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 65 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पंचायती राज्य प्रणाली में पंचायत समिति का गठन होता है। ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर, बी प्रखंड स्तर पर, सी
नगर स्तर पर, डी जिला स्तर पर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रखंड स्तर पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर चलेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, बी राज्यसभा में, सी लोकसभा में, डी दोनों में से किसी सदन में। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि राज्यसभा में। अब हम लोग 67 क्वेश्चन करेंगे जी। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए उप राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी गोवा, सी कर्नाटक, डी मणिपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली। अब हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन करेंगे। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, बी रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, सी संपत्ति खरीदने और बेचने का, और डी समुदाय अथवा संघ गठित करने का। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि समुदाय अथवा संघ गठित करने का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर है 69। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी प्रति व्यक्ति कर, डी निखात विधि। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे जी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी रक्षा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि शिक्षा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी कि जो हम लोगों का अभी चल रहा है वो क्या चल रहा है? हम लोगों का चल रहा है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। एसएससी के जितने भी एग्जाम है इसके लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। आज हम लोगों का डे 5 पिछले क्लास में हो चुका है, तो आप लोग इसको जरूर डेली देखिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का 5000 क्वेश्चनों का सीरीज है विथ फुल डिस्कशन। ठीक है, फुल डिस्कशन के साथ हो रहा है और यहाँ पर जो जीके जीएस लाया जाता है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस है। तो आप लोग इसको डेली देखना न भूलें। डेली आता है, डेली अपडेट होता है और फुल डिस्कशन के साथ आता है, इसलिए आप लोग इससे डेली देखें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यानी कि अब हम लोग डिस्कशन करेंगे जी। तो अगर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसको आप मिला लीजिए कि कितना गलत हुआ और कितना सही, और मिलाने के बाद हम लोग अपना डिस्कशन करते हैं। आप मिलाइए और उसके बाद देखिए कि आपको कितना और ज़रूरी है, कितना और करना पड़ेगा। तो आप इसे डेली ज़रूर देखें क्योंकि आप डेली अगर देखते हैं तो आपका डिस्कशन के साथ ये सारा चीज़ आपको डीप नॉलेज में मिलेगा और आपको सारे चीज़ों के ऊपर पकड़ हो जाएगी। तो हम लोग चलिए करते हैं डिस्कशन। हम लोग देखेंगे 51 क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन। न्यूयॉर्क ब्यूनस आयर्स जल मार्ग पनामा नहर से नहीं गुजरता है। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क ब्यून आयर्स जल मार्ग पनामा नहर से नहीं गुजरता है। अब इसका जो पॉइंट है ये पॉइंट देखते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। ठीक है, अगर दुनिया की सबसे व्यस्त जलमार्ग पूछा जाए कौन सी जलमार्ग है तो ये जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। नेक्स्ट पॉइंट, राइन नदी जलमार्ग यूरोप का व्यस्त नदी जलमार्ग है।
पूरा यूरोप में पूछा जाएगा कि यूरोप में कौन सा जलमार्ग सबसे ज़्यादा व्यस्त है, तो ये है राइन नदी जलमार्ग। ठीक है, राइन नदी जलमार्ग पूरा यूरोप में सबसे ज़्यादा व्यस्त जलमार्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 16.20 किलोमीटर की है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा जाए तो ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है और इसकी जो लंबाई है 16.20 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जलमार्ग से होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, दुनिया भर में जितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है सभी व्यापार जलमार्ग के थ्रू होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तमिलनाडु राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है। तमिलनाडु राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं की खेती नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु में ठंडी ऋतु में वर्षा होती है। तमिलनाडु ऐसा जगह है, ऐसा स्थान है जहां पर ठंडी ऋतु जो होती है, ठंडी ऋतु सर्दी के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, गेहूं रबी फसल का मुख्य फसल है। ठीक है, गेहूं जो होता है वो रबी फसल का मुख्य फसल होता है। अगर पूछ दिया जाए कि रबी फसल का मुख्य फसल कौन सा है तो ये फसल है गेहूं। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा शीतकाल में होता है। तमिलनाडु की बात किया जाए कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सा मौसम में होता है तो सर्दी के मौसम में होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 53 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 53 की ओर। चलिए देखिए 53 का, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तंबाकू के खेती के लिए कौन से राज्य प्रसिद्ध है तो ये आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य है। अब नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वाधिक तंबाकू आंध्र प्रदेश में उत्पादन होती है। सबसे ज़्यादा तंबाकू भारत में कौन से जगह पर होता है तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, जहाँ सबसे अधिक तंबाकू की खेती होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सर्वाधिक तंबाकू चीन में होता है। पूरा दुनिया की बात किया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ उत्पादन होती है, कहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है तंबाकू की तो ये चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा दुनिया में तंबाकू की खेती होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में तंबाकू पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। भारत में तंबाकू कैसे आया तो भारत में तंबाकू का जो प्रचलन था या जो तंबाकू था वह पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, तंबाकू की खेती जहांगीर के काल में भारत में शुरू हुआ। जहांगीर के काल से भारत में तंबाकू की खेती शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर ने तंबाकू पर रोक भी लगा दिया था। उस टाइम जहांगीर जो था वो तंबाकू पर रोक लगा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट 54 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। मंड आइलैंड का निकटतम शहर मुंबई है। मंड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है तो मुंबई है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंबई सॉलसेट द्वीप पर अवस्थित है। मुंबई कौन सा द्वीप पर अवस्थित है तो मुंबई सॉलसेट द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। ठीक है, हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा एक सागर है, सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं तो इसको गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल में किया गया है। ठीक है, हुगली में हाल ही में किस द्वीप का निर्माण किया गया है तो हुगली में हाल ही में न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नेलोर का निकट श्रीहरिकोटा
प्रवाल निर्मित द्वीप है। ठीक है, नेल्लोर के निकट कौन सा द्वीप है जी? तो यहाँ पर श्री हरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। यह द्वीप निर्माण किया हुआ द्वीप है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। 54 नंबर पॉइंट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सैडल चोटी है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस चोटी पर है? तो ये सैडल चोटी पर है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक 730 मीटर ऊंची है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचा चोटी पूछ दिया जाए तो सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है सैडल पीक। कौन सी सबसे पर्वत ऊंची चोटी है? तो ये पर्वत ऊंची चोटी है सैडल पीक। इसकी ऊंचाई 730 मीटर है। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कितना है? तो 730 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट पॉइंट, माउंट हेरियट दक्षिण अंडमान में स्थित है। माउंट हेरियट के बारे में पूछा जाए, माउंट हेरियट के बारे में पूछा जाए कि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अंडमान में। नेक्स्ट पॉइंट, माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह में कौन स्थित है? तो ये है माउंट थुलियर। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तुतः ये द्वीप समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। ये जो द्वीप है ये समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। अब हम लोग चलते हैं 56 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय केंद्रीय राज्य स्तर 3 प्रकार की राजनीतिक सेवाओं का प्रावधान है। कितने प्रकार के राजनीतिक सेवाओं का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के वो संविधान के अंतर्गत जो है वो है अखिल भारतीय, केंद्रीय राज्य व राज्य। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 के बीच संघ और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। ठीक है, लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग का संविधान में अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप YouTube पर हमें देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाएं। यहाँ पर अपडेटेड चीज़ आती रहती है, PDF और बुक्स मटेरियल्स यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे और डेली जितने भी डिस्कशन चलता है, जितने भी सारे पढ़ाई चलती है उसका यहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। फेसबुक ग्रुप जो है वहाँ से आप जुड़ जाइए, CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट करके मिल जाएगा। आपका ज्वाइन जो मेरा है पेज कर लीजिए, CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा फेसबुक पेज। और अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो हमें आप कॉल करके हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसी का जो और है पॉइंट उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी करने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी करने के लिए, अगर इसका गठन भी करना है संयुक्त सेवा आयोग का, संयुक्त लोक सेवा आयोग का, तो इसके लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है इसका अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
राज्य में बात करें तो राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का गठन कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है इनका, तो इनका नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी की नियुक्ति केंद्र और राज्य दोनों में समय अंतराल पर होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 57 का डिस्कशन करेंगे जी। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद 1 माह के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो तो वो 1 महीने के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। ठीक है, कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विभाग सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल होते हैं उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, तो उस निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है जी, उसको करेंगे तो हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 58 का डिस्कशन करेंगे। हम लोगों का 58 है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कोई एक केंद्रीय मंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है, तो कोई एक केंद्रीय मंत्री होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा या किस अनुच्छेद के तहत क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, तो ये अनुच्छेद 263 के तहत किया गया। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के थ्रू हुआ, तो ये हुआ अनुच्छेद 263 के थ्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं जिसमें संबंधित राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और आपस में सहयोग एवं सद्भावना बनाए रखना मुख्य कार्य है। ठीक है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। कितने क्षेत्रीय परिषद है, 5 क्षेत्रीय परिषद है जो आपस में क्या करते हैं, तो ये सहयोग एवं सद्भावनाओं को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। जो क्षेत्रीय परिषद होता है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री भी सदस्य हो सकते हैं। अगर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी इसके सदस्य हो सकते हैं, क्षेत्रीय परिषद के सदस्य। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कौन कौन से हैं, पहला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दूसरा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, तीसरा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, चौथा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद एवं 5वां मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, वर्तमान में जो 5 क्षेत्रीय परिषद है वो कौन कौन है, आपको याद हो जाना चाहिए। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद एवं मध्य क्षेत्रीय परिषद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 का डिस्कशन करेंगे जी। दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। ठीक है, 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करना हो तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, केंद्र के गृह मंत्री करते हैं। पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता का परिषद कौन होता है, ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता का परिषद कौन होता है, परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, बात पकड़ में आ गई कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय द्वीप प्राधिकरण का अध्यक्ष
प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, एक बात और याद करके रखना है कि राष्ट्रीय द्वीप प्राधिकरण का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, फिर से एक बात और याद कर लेना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होते हैं वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। जब कोई महिला किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करती है तो वह अपने राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। किस चीज़ का प्रयोग करती है? तो राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अधीन वयस्क मताधिकार हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 है, इसके अधीन वयस्क मताधिकार का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, वयस्क मताधिकार का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? किस अनुच्छेद के अधीन किया गया है? तो वयस्क मताधिकार का प्रयोग अनुच्छेद 326 के अधीन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मतदान करने की उम्र मूल संविधान में 21 वर्ष थी। मूल संविधान में यानी कि जो पहले संविधान बना था उसमें मतदान करने का उम्र कौन सा था? तो उस टाइम उम्र था 21 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 61वें संविधान संशोधन द्वारा उम्र सीमा घटकर मताधिकार का उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष 1989 ठीक है ईस्वी में कर दिया गया, 1989 में कर दिया गया। ठीक है, 21वां संशोधन हुआ तो उस समय जो 21 वर्ष की मताधिकार सीमा थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया और ये 61 यानी कि 61वां संशोधन 1989 में हुआ था। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र कहाँ है? तो ये है भारत का। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुआ। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से भारत में चुनाव की प्रक्रिया कब से शुरू हुआ? तो ये हुआ भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा। अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोगों का 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो है भारत में राज्य की शक्ति का स्रोत संविधान है। ठीक है, भारत में राज्य जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की शक्ति का स्रोत संविधान है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के कानून का सर्वोच्च स्रोत संविधान है। ठीक है, भारत के कानून का सर्वोच्च स्रोत क्या है? तो यह है संविधान। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान में राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषय पर राज्य कानून बना सकती है। संविधान में राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषय पर कानून बना सकती है। राज्य कौन बना सकते हैं? तो राज्य कानून बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान का स्रोत और शक्ति जनता में निहित होता है। संविधान का जो स्रोत है और जो शक्ति है वो जनता में निहित है। अब हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 243। पॉइंट नंबर पहला देखेंगे, बिहार विधानसभा के संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में है। ठीक है, विधानसभा के संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विधानसभा के संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में है। ठीक है, अनुच्छेद 170 को देखेंगे तो यहाँ पर विधानसभा के संरचना का उल्लेख है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है इसी के ऊपर उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विधानसभा का अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60
अपवाद भी है, ठीक है, अपवाद में कम भी है। लेकिन विधानसभा का अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो विधानसभा का अधिकतम सदस्य 500 और कम से कम 60 हो सकते हैं, लेकिन अपवाद में उससे कम भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वाधिक विधानसभा में सदस्य उत्तर प्रदेश में है, जहां 430 सदस्य हैं, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा में सदस्य किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में, और इसकी संख्या है 403, यानी कि 403 सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा सदस्य हैं विधानसभा के, ठीक है, और ये हैं उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, विधानसभा का सदस्य जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है, ठीक है। विधानसभा का सदस्य कितने होने चाहिए, ये निर्धारित होता है जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट, विधानसभा के सदस्यता में कोई परिवर्तन 2026 ईस्वी तक नहीं किया जा सकता है। विधानसभा के सदस्यता में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, कब तक? तो ये है 2026 तक। अब हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। 63 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, और वो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। पॉइंट नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख है। महाभियोग के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 को देखते हैं, तो वहाँ पर महाभियोग के बारे में उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। महाभियोग अगर लाना हो तो लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, महाभियोग किसी भी सदन में ला सकते हैं। महाभियोग अगर लाना हो तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, महाभियोग लाने के लिए उस सदन का 1/4 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए। अगर महाभियोग लाना है या महाभियोग लाने की प्रक्रिया करना है तो उसके लिए उस सदन का, जो सदन महाभियोग लाना चाहता है, उस सदस्य का 1/4 सदस्य यानी कि 1/4 सदस्य का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए, तभी महाभियोग आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, महाभियोग में राष्ट्रपति अपने बचाव के लिए पक्षकार को नियुक्त कर सकता है। अगर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किया जा रहा है तो राष्ट्रपति अपने बचाव के लिए पक्षपात का नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों सदन में 2/3 सदस्यों के द्वारा पृथक पृथक महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करना अनिवार्य है, ठीक है। दोनों जो सदन होंगे तो उस सदन के 2/3 सदस्य के द्वारा अलग अलग महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 64 नंबर का डिस्कशन करेंगे जी। 64 नंबर है, उच्च न्यायालय के तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के तदर्थ मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश और आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का या फिर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, भारत में जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है तो उस समय राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और आवश्यकता के अनुसार अन्य न्यायाधीश की सलाह ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेते हैं,
ठीक है। उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं, तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, शपथ ग्रहण संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की जो शपथ होती है, तो शपथ ग्रहण संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 65 नंबर का हम लोग डिस्कशन करेंगे जी। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। किसके स्तर पर होता है? तो ये होता है प्रखंड स्तर पर। पॉइंट पहला, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रावधान है। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रावधान है जी? तो ये है 3, ठीक है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, गांव स्तर पर ग्राम सभा का प्रावधान है। ठीक है, जिला स्तर पर किया जाएगा तो वहां पर जिला परिषद है और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट, बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया। ठीक है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज किसके रिपोर्ट के अनुसार लागू किया गया? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर लगाया गया या लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1959 ईस्वी में पंचायती राज का शुरुआत राजस्थान के नागौर से हुआ था। पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ? तो ये शुरुआत हुआ है राजस्थान के नागौर से। कब हुआ? तो ये हुआ है 1959 ईस्वी में। अब हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रावधान सर्वप्रथम प्रस्तुत राज्यसभा में किया जाता है। सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिससे लोकसभा सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को कब हटाया जा सकता है? तो इसके लिए है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिससे लोकसभा सहमत हो जाए। अगर लोकसभा सहमत हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रस्ताव भी सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है। उस प्रस्ताव से लोकसभा सहमत होने पर उपराष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। फिर से देखते हैं पॉइंट को, उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रस्ताव, अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव का प्रस्ताव है तो वो भी सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है और उस प्रस्ताव से अगर लोकसभा सहमत है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा जब सहमत हो जाती है उस बात से, तो उस बात से सहमत होने के बाद उपराष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के समक्ष करते हैं और अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के समक्ष में करते हैं और अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 67, दिल्ली के लिए उप राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किसके लिए उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो दिल्ली के लिए उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 2 संघीय प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा हैं। ठीक है, भारत के 2 ऐसे संघीय प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जिसके विधानसभा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली और पुडुचेरी के संवैधानिक प्रमुख को
उपराज्यपाल हो जाता है, ठीक है ना, उपराज्यपाल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के शेष केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान को प्रशासक कहा जाता है, ठीक है। भारत के शेष केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रधान होते हैं उनको प्रशासक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट राज्यों के संवैधानिक प्रमुख को राज्यपाल कहा जाता है। जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं उनको राज्यपाल कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 का डिस्कशन करेंगे जी। भारतीय नागरिकों को समुदाय अथवा संघ गठित करने का अधिकार मूल अधिकार है, ठीक है। भारतीय नागरिकों को समुदाय अथवा संघ गठित करने का मूल अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के अधीन 7 मौलिक अधिकार दिया गया है। 7 मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के थ्रू दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 19 के अधीन दिया गया है। लेकिन संपत्ति के अधिकार को 6ठी मौलिक अधिकार था, ठीक है। लेकिन संपत्ति के अधिकार जो है वो 6ठी मौलिक अधिकार था और वह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा केवल कानूनी अधिकार रहने दिया गया है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके थ्रू केवल कानूनी अधिकार रहने दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 19 के अधीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संपूर्ण देश आने जाने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यापार, वृत्ति, कारोबार, उप कारोबार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत क्या क्या चीज की स्वतंत्रता मिली है? तो अनुच्छेद 19 के अधीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संपूर्ण देश में आने जाने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यापार, वृत्ति, कारोबार, उप कारोबार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट 69 नंबर का डिस्कशन करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की समवर्ती सूची है, ठीक है। इस सूची में है, ठीक है। कौन सी सूची में है? तो ये है समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के कौन सा सूची में है? तो ये है समवर्ती सूची में। याद हो गया? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के किस सूची में है? तो ये है समवर्ती सूची में। अब नेक्स्ट पॉइंट समवर्ती सूची में 47 विषय मूल संविधान में थे। जब हम लोगों का संविधान बना था तो उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। कितने विषय थे जी? 47 विषय। नेक्स्ट पॉइंट वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आज के डेट में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट पॉइंट समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समवर्ती सूची के विषय पर मतभेद होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। समवर्ती सूची के विषय में अगर किसी भी तरह का मतभेद हो जाए तो केंद्र द्वारा जो बनाया कानून जाएगा, जो केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाएगा उसकी अधिक प्राथमिकता होगी, ठीक है ना। उसी प्राथमिकता को, उसी कानून को अधिक प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। तो 70 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची में है, ठीक है। शिक्षा कौन सा सूची में है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट पॉइंट कृषि पुलिस राज्य सूची में है। कृषि और पुलिस किस सूची में है? तो ये है राज्य सूची में। नेक्स्ट पॉइंट रक्षा संघ सूची का विषय है। रक्षा संघ सूची का विषय है। किसका विषय है जी? तो रक्षा संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट संघीय प्रदेशों में पुलिस संघ सरकार के अधीन होता है। संघीय प्रदेश में जो पुलिस होते हैं वो संघ सरकार के अधीन होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में होती है। ठीक है, अवशिष्ट शक्ति किस में होती है? तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र में होती है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल जीके जीएस की प्रैक्टिस दी जाती है सभी स्टूडेंट्स को, ताकि वे लोग अपना डेली तैयारी करते रहें। तो आप लोग यहाँ से पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अपने जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप हैं, उसमें शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ये वीडियो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। बस आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। डेली वीडियो आती है आपके लिए, तो आप डेली इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर आपको डीप में जनरल नॉलेज की, ठीक है ना, जीके और जीएस की डीप में नॉलेज दी जाएगी। इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना डिस्कशन करेंगे। हम चाहेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीक़ा से समझाएं और डिस्कशन करें। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।